अभी हम लोगों ने जो है वो सेंट्रलिटी मेजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए हैं, और like there are hundreds of centrality measures. I have tried to give you a glimpse of a few centrality measures, diverse set of centrality measures जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आपके पास यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन if you like go into literature, there are so many centrality measures, but as we have gone through like 5-10 centrality measures and their formulation, so you should be able to अंडरस्टैंड एनी न्यू सेंट्रलिटी मेजर, तो उसको बहुत ज़्यादा आपको जो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स लुक इनटू डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रलिटी मेजर्स। ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थर्ड असाइनमेंट एंड आल्सो योर टर्म पेपर, ठीक है? तो उसके अंदर जो है ये आप इससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं। लेट्स गो थ्रू a few applications. Applications are in like thousands या tens of thousands में आपके पास applications होंगी इसकी. We are just discussing a few of them. Let's start with application given in your book. तो जो आपका बुक है चैप्टर 14 नेटवर्क्स क्लाउड्स एंड मार्केट्स का, इसके अंदर इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने हब्स एंड अथॉरिटीज कोर्स को यूज़ किया, और उसमें से पर्टिकुलरली अथॉरिटीज कोर्स को यूज़ किया फॉर एनालाइजिंग लीगल साइटेशंस, ठीक है? तो लीगल साइटेशन आपके पास क्या होती है कि जब आपके पास कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, तो वो केस रेफर करता है एग्जिस्टिंग केसेस को, या साइट करता है एग्जिस्टिंग केसेस को, ठीक है? और अगर उससे मिलता जुलता कोई केस एग्जिस्ट करता है, तो बजाय ये कि उन प्रोसीडिंग्स को डिटेल के अंदर लेके जाया जाए, यूजुअली पुराने वाले केस को रेफर कर दिया जाता है कि जी इसके अंदर ऑलरेडी ये डिसीजन एग्जिस्ट करती है, ये केस भी उसी तरह का है, इस पे भी वही डिसीजन जो है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है? तो जैसा पेपर्स की साइटेशंस होती हैं, इस तरह आपके पास जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी आपके पास साइटेशंस होती हैं। अच्छा, अब इन लोगों ने जो बुक के अंदर जो एनालिसिस दिया है, उसके अंदर इन्होंने इंटरेस्टिंग वे में से एनालाइज किया है। एक्स एक्सिस पे ईयर है, दैट मीन्स के इन्होंने हर साल के लिए एक नेटवर्क एक्सट्रैक्ट किया है, और 1940 के अंदर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उस वक्त तक के, उनकी उनका ग्राफ बनाया साइटेशंस का, फिर उसे एनालाइज किया, फिर 1941 1942, सो दे डिड इट फॉर लाइक 60 इयर्स, और 60 इनके पास ग्राफ्स आके, हर साल का जो ग्राफ है वो आपके पास उस साल तक की जो आपके पास लीगल साइटेशंस हैं उन पे बेस कर रहे हैं, ठीक है? तो 1940 का जो ग्राफ होगा उसके अंदर 1940 और उससे पहले की साइटेशंस आ जाएंगी, 1950 का जो ग्राफ होगा उसमें 1950 और उससे पहले की साइटेशंस आ जाएंगी। ये आपको, और बाय एक्सिस पे आपके पास अथॉरिटी स्कोर है, ठीक है? और जो डाटा पॉइंट्स हैं ये आपके पास मुख्तलिफ केसेस हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेटअप आपको, जनरल सेटअप आपको समझ आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। सर हर ईयर की साइटेशंस हैं वो, हर ईयर के केसेस हैं। हाँ, जो आपके पास एक नोड है वो आपके पास आप कह लें कि कोर्ट का डिसीजन है, डिटेल्ड डिसीजन, और उसके जो एजेस हैं वो उस डिसीजन के अंदर जो एग्जिस्टिंग डिसीजंस को साइट किया गया, जिस तरह पेपर में एग्जिस्टिंग पेपर्स को साइट करते हैं, वो साइटेशंस है, ठीक है? अच्छा, नाउ if you have a problem in which you have time series data, जिस तरह अगर आप कोई भी आप इवेंट ले लें सोशल मीडिया पे, तो आपके पास ओवर टाइम उसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आप इस तरह भी कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को डेप्थ में जानने के लिए, या तो आप जो टेम्पोरल आपके पास नेटवर्क एनालिसिस है उसे आप यूज़ करें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम का, मिनट, आवर या डे या वीक या मंथ या ईयर, जिस भी ग्रैनुलैरिटी पे आप काम करना चाहते हैं, हर टाइम फ्रेम का आप नेटवर्क एक्सट्रैक्ट करें, और उसकी जो प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर रहे हैं उन्हें आप एनालाइज कर लें, ठीक है? तो इन्होंने ये काम किया हुआ है, तो इस फिगर के अंदर दे हैव वर्क विद लाइक 60
नेटवर्क्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये केसेस हैं, ठीक है। तो पहला जो ऐसा केस है वो ब्राउन वर्सेस मिसिसिपी है, और 1936 का जो है वो ये केस है। इनफैक्ट ये जो चारों केसेस हैं, ये जो इंटेरोगेशन करती है पुलिस उससे रिलेटेड है, ठीक है। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे शायद अभी भी इंटेरोगेशन के अंदर जो है वो जो मुलजिम होता है उसके साथ एक फिजिकल उसे टॉर्चर करते हैं। और ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे इस तरह होता है तो डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह नहीं होता था। डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये चीज़ होती थी, ठीक है। जो आपके पास मुलजिम है उसके पास एट टाइम्स राइट्स उससे नहीं दिए जाते थे लॉयर के। तो ये उन लोगों ने लीगल बैटल्स विन की और फिर वो भी स्टेज पे आए हैं कि आप जो है वो कस्टडी के अंदर किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भी ये सारे केसेस इसी तरह के हैं कि कस्टडी के अंदर जो है मुलजिम को सजा हुई और उसने कहा कोर्ट में जाके, उसका केस किया कोर्ट में जाके उसने कहा कि जी मैंने अंडर प्रेशर जो है ये पुलिस को स्टेटमेंट दी है, मैंने जो है वो वट एवर प्रेशर दैट माइट बी। तो ये सारे केस उसी से रिलेटेड है। अब इसके अंदर जो पहला केस है वो 1936 का है, और उसका अथॉरिटी स्कोर है कि बाकी साइटेशंस के अंदर वो किस तरीके से जो है वो साइट हो रहा है। तो वी सी के लाइक शुरू में इट इट टुक सम टाइम 1936 से लेके 50 1960 तक आपके पास इट टुक सम टाइम के इस अथॉरिटी स्कोर है जो दूसरे केसेस इस केस को साइट कर रहे हैं, देवर लाइक few, right? Relatively few. बट 1960s के अंदर आपके पास एकदम से एक स्पाइक आता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ तक आपके पास जो सोशल अवेयरनेस है कि आप कस्टडी के अंदर किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते, इट हैज ग्रोन अप, राइट। एंड दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपके पास जो है वो साइटेशंस जो है वो इस तरह के केसेस की बढ़ गई, इस तरह के केसेस भी ज्यादा हो गए होंगे और उन्होंने इसकी फर्स्ट जो केस था उसको साइट भी ज्यादा करना शुरू कर दिया होगा। फिर आपके पास जो है वो अराउंड लाइक 1966 में एक मिरांडा वर्सेस एरिजोना का केस आता है, ये भी सिमिलर नोयत का केस है, ठीक है। अब इट गॉट लाइक पॉपुलर फॉर वट एवर रीजन, और जैसे इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई तो जो ब्राउन वर्सेस मिसिसिपी का था उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। दिस मेक सेंस कि अब ये ज़्यादा रिसेंट केस था, इट गॉट मोर पॉपुलर फॉर वट एवर रीजन, और आपके पास जो है वो इसकी, क्योंकि अब दोनों मिलते जुलते केस हैं तो इसके इस मिरांडा वाले केस को जो है वो ज़्यादा लोगों ने साइट करना शुरू कर दिया, लॉयर्स ने या जो कोर्ट के जो आपके पास पर्सन है उन्होंने ज़्यादा इसको साइट करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी हमारे पास कुछ केसेस जो हैं वो इसी नोयत के केसेस आए, लेकिन उनकी साइटेशन ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि अब लिटरेचर के अंदर काइंड ऑफ ये जो मिरांडा वर्सेस एरिजोना है, ये आपके पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया कि इस तरह के केसेस के अंदर जो है वो आपके पास ये वाला केस जो है वो साइट होता है। और इंटरेस्टिंगली 2000 तक जो है वो इसका अथॉरिटी स्कोर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि अभी तक जो है ये केस जो है वो आपके पास साइट हो रहा है। सो दिस इज लाइक one way of looking into a problem from using centrality measures। जन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने अथॉरिटी स्कोर पे यूज किया, केस की अथॉरिटी देखी ओवर टाइम, और फिर सिमिलर नोयत के हम लोगों ने 4 केसेस को जो है वो कंपेयर कर लिया। ऑफ कोर्स इस डाटा सेट के अंदर जो है वो लाइक देयर वुड बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ केसेस लाइक, लेकिन उसमें से हम लोग सिर्फ 4 को जो है जो सिमिलर नोयत के थे उनको हम लोग ओवर टाइम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। और ये जो एनालिसिस है दिस ऑल्सो confirms the analysis by legal experts, जो lawyers हैं जो लॉ से रिलेटेड आपके पास रिसर्च करते हैं, they have like similar findings। उनकी हिस्टोरिक हिस्ट्री की बेस पे थी, जो उनकी लॉ की हिस्ट्री थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वही जो एनालिसिस है वो सोशल नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू वी केम अप विद द सेम रिजल्ट्स या सेम फाइंडिंग्स। Now this is similar kind of analysis, but this is to डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। इसमें रो वर्सेस वेड जो है ये अबॉर्शन राइट्स से रिलेटेड है, और जो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ये ब्लैक्स की एजुकेशनल राइट्स से रिलेटेड है। इससे पहले ये होता था कि ब्लैक्स के अलग स्कूल होते थे, वाइट्स के अलग स्कूल होते थे। अब कोई ब्लैक फैमिली किसी वाइट एरिया में चली गई तो उनका बच्चा उन वाइट्स के स्कूल में नहीं जा सकता था,
ठीक है। तो उसके लिए फिर एक केस लड़ा ब्राउन ने 1954 में, और उसका अथॉरिटी स्कोर ओवर टाइम दिया हुआ है। और जो रो वर्सेस वेड है ये 1973 में था, ये अबॉर्शन राइट से रिलेटेड था। 1970s में इफ यू आर फेमिलियर अबाउट लाइक अमेरिकन हिस्ट्री, तो इस टाइम पे आपके पास जो इनकी वो सोशल राइट्स वाली चीज़ जो है वो पीक पे थी, राइट। बहुत ज़्यादा सोशल अवेयरनेस लोगों में आ रही थी, राइट्स की बात कर रहे थे। लेकिन जो ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स वाली जो चीज़ है उसके अंदर अभी तक लाइक 1954 के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी कि हम लोग ब्लैक्स को अपने बराबर के राइट्स दे दें। तो अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे एक्स एक्सिस है कि केस शुरू होने के कितने साल बाद अथॉरिटी स्कोर क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली स्लाइड में एक्स एक्सिस था कि ईयर कौन सा था, तो उस जैसा 1936 का है तो वापस 1936 से ओरिजिनेट कर रहा है। ये 1964 का केस है तो 1964 से उसको एनालाइज करें। लेकिन यहाँ पे ये कि केस आपके पास एक 1973 का है और एक 1954 का है, और एक्स एक्सिस ईयर्स का कि कितने ईयर्स के बाद जाके उस केस की अथॉरिटी बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। लाइक इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ लीगल साइटेशंस। अब रो वर्सेस वेड का केस 1973 में आया और लाइक विद इन फर्स्ट ईयर इट वेंट ऑफ, राइट। सो शुरू में उसकी साइटेशंस जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो गई, सोशल अवेयरनेस थी, अबॉर्शन के राइट्स को लोगों ने अंडरस्टैंड किया, बाकी केसेस के अंदर भी सिमिलर डिसीजंस हुए। तो इसकी जो आपके पास पॉपुलैरिटी है, जो अथॉरिटी है, इट गॉट अप, राइट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द केस। लेकिन जो 1954 का केस है ब्लैक्स के राइट से, एजुकेशन राइट से रिलेटेड, उससे तकरीबन 10 साल लगे उसकी पॉपुलैरिटी या अथॉरिटी इंक्रीज होने में। वजह क्या है कि 1954 से 1964 तक लोगों में उसका अवेयरनेस थी नहीं और लोग विलिंग ही नहीं थे कि हम लोगों ने ब्लैक्स को जो है वो राइट्स देने। अब ये 60s के अंदर जाके आपके पास ये सोशल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की कैंपेन्स शुरू हुई, मूवमेंट्स शुरू हुई, तो अब जाके लोगों ने कहा कि नहीं, ब्लैक्स को भी राइट्स मिलने चाहिए, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। और फिर उसके बाद वो केस ने जो है वो एकदम से जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो गेन की। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हम लोग किस तरह लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर के सेंट्रलिटी मेजर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अथॉरिटीज को यूज हुआ है, वी कुड हैव आल्सो यूज्ड पेज रैंक और मे बी सम हब अदर स्कोर मैयर। जी बेटे, और कौन सा? हब हब स्कोर हब स्कोर जो है वो लाइक आउटवर्ड होगा ना, कि हमारा जो हमारा जो डिसीजन है या जिस डिसीजन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को जो है वो कर रहा है। दैट माइट आल्सो बी अ सिनेरियो, बट लाइक एक आपके पास बहुत नॉर्मल सा केस हो सकता है, वो हो सकता है कि बहुत लाइक अच्छी केसेस को जो है वो साइट कर रहा हो, तो वो आउटवर्ड एजेस की बेस पे है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास अथॉरिटी वुड मेक मोर सेंस। लेकिन अगर आप जिस तरह ट्रांजैक्शन ट्रेड्स को देख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स को देख रहे हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो हब स्कोर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है। एक और, अच्छा, यहाँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ठीक है। फिर एक और हमारे पास पेपर है 2015 का, इट इज रिलेटेड टू पनामा लीक्स। पनामा लीक्स का इफ यू रिकॉल, तो इट एक्सपोज्ड लॉट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर बहुत से मुल्कों के अंदर, इवन कुछ मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, दे आल्सो रिजाइन फ्रॉम देयर पोजीशंस, क्योंकि उनका नाम जो है वो पनामा लीक्स के अंदर आ गया था। एंड व्हाट वाज पनामा लीक्स? इट वाज बेसिकली जो लोग फ्रॉड के लिए या टैक्स इवेजन के लिए या टैक्स सेविंग के लिए ऑफशोर कंपनीज के अंदर अपने एसेट्स रखते हैं, तो वो आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे गॉट लीक्ड, राइट। तो उसके 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स थे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे।
वो आप उस टाइम पे जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस था। वन सेट ऑफ रिसर्चर्स दे looked into this set of documents using social network analysis, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही ऑथर है इसके, मयांक केजरीवाल। इन्होंने जो है वो 2001 के अंदर ये पेपर जो है वो पब्लिश किया और सोशल नेटवर्क एनालिसिस को जो है वो यूज़ किया। सो हियर इज़ द लिंक ऑफ द पेपर, तो आप इधर जाके जो है वो देख सकते हैं। उसकी साइटेशन भी जो है वो मैंने दी हुई है। इन्होंने इसको सोशल नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू एनालाइज किस तरह किया कि इन्होंने बेसिकली नोड्स जो हैं वो आपके पास एंटिटीज होगी, ठीक है। और एंटिटीज जो हैं वो आपके पास तीन किस्म की होंगी। एक वो ऑफशोर कंपनीज है जो बेसिकली आप रजिस्टर की हुई हैं बंदे ने, जो बिजनेस एंटिटीज हैं। ये इन कंट्रीज में जैसा पनामा के अंदर जो है वो आपके पास ये ऑफशोर एंटिटीज है। वहाँ पे टैक्स की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास। जो फाइनेंशियल आपके पास होती हैं रेगुलेशंस हैं वो आपके पास एटलीस्ट उस टाइम पे जो है वो आपके पास वीक थी। आप वहाँ पे पैसे ले जाएं, कोई पूछेगा नहीं आपको। फिर आपके पास इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और फिर ऑफिसर्स हैं, ये वो इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस हैं जो बेसिकली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑफिसर्स से ओरिजिनेट हो रही है ये, इनडायरेक्ट ऑनर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं। और इंटरमीडियरीज के थ्रू जो है वो आपके पास ऑफशोर एंट्रीज में जाके इन्वेस्ट हो रही है। तो अब आपके पास जो है वो डायरेक्ट, अगर आप किसी ऑफशोर एंटिटी का ऑनर देखेंगे तो मे बी यू डोंट गेट दैट पर्सन ना, लेकिन इफ़ यू फॉलो द लिंक तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि इसका बेनिफिशियरी जो है वो कौन है। और एजेस आपके पास क्या है, वैसे तो ये डायरेक्टेड है जो ओरिजिनल नेटवर्क से आप निकालेंगे, लेकिन रिसर्चर्स ने इसके अंदर से डायरेक्शंस को और जो एज लेबल्स हैं उनको जो है वो रिमूव कर दिया। तो अगर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ कोई बिजनेस डील हो रही है या कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो आपके पास एज से उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो हियर इज एन एग्जांपल फ्रॉम द पेपर। इसके अंदर जो ट्राइंगल्स हैं वो इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू आपके पास बिजनेस हो रहा है। जो स्क्वेयर्स हैं ब्लू कलर के, देयर ऑफिसर्स। और फिर आपके पास जो ऑफशोर एंटिटीज हैं जहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपके पास सर्कल्स हैं। जिस और जो एजेस हैं ये डायरेक्टेड हैं, और एज लेबल्स जो हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करें कि रिलेशन क्या है। तो जैसा यहाँ पे अगर हम लोग ये ब्लू वाली एग्जांपल को देखें तो वी कैन से दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑफशोर कंपनी, जो सर्कल से वो कनेक्टेड है, राइट। और इट इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ अनदर ऑफशोर कंपनी, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो पता लग सकता है, इस वाले ग्राफ से जो हम लोग इंसाइट्स जो है वो ले सकते हैं। सो वंस दे हैड दिस ग्राफ, तो इसके बाद इन्होंने डिग्री सेंट्रलिटी को, क्लोजनेस को, बिटवीननेस को, उसके अलावा इंफॉर्मेशन और करंट फ्लो बिटवीननेस को जो है वो स्टडी किया। सो इसके अंदर से डिग्री क्लोजनेस बिटवीननेस हम लोग कवर कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन सेंट्रलिटी जो है वो बेसिकली जैसा बिटवीननेस है ना, काइंड ऑफ हर पॉसिबल पेयर के आप शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आप देखते हैं कि एक नोड जो है वो कितनी इन्वॉल्व है। तो ये भी आपके पास इससे मिलती जुलती चीज़ को जो है वो कर रही होती है, हर पॉसिबल पाथ को जो है वो कंसिडर कर रही होती है, इंस्टेड ऑफ जो शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं उनके। बिटवीननेस में आप शॉर्टेस्ट पाथ को देख रहे होते हैं, तो इसके अंदर हर पॉसिबल पाथ को जो है वो आप देख रहे होते हैं। और फिर करंट फ्लो बिटवीननेस है, इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग को कंसिडर किया जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कैसे होती है, और इसकी जो इन्फ्लुएंस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट मॉडल, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उससे इंस्पायर्ड है ये वाला। तो यू आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द पेपर। तो इसके अंदर आप जाके बेसिकली देख सकते हैं कि जो नए सेंट्रलिटी मेजर्स हैं ये इन्होंने किस तरह जो है वो डिफाइन किए हुए हैं और किस तरह इसको यूज किया हुआ है। जब ये आप सारी चीज़ समझ रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी सोचें कि आप जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, उसके अंदर आप इससे मिलती जुलती या इससे इंस्पायर होकर आप क्या काम कर सकते हैं अपने नेटवर्क के लिए। ओके, इसके अंदर जो की फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो जितने भी सेंट्रलिटी मेजर्स हैं, 5 के 5 एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेंट्रलिटी, आपके पास
सारे मैयर्स इंटरमीडियरीज को जो है वो हाई रैंक कर रहे थे, चाहे वो पास डिग्री सेंट्रलिटी है, क्लोजनेस है, बिटवीननेस है, उसके अंदर इंटरमीडियरीज जो है वो हाई 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 रैंक हो रहे थे, ठीक है। और दैट मीन्स कि जो सर इंटरमीडियरीज, जी बेटे। सर ये एक इन्होंने अभी नेटवर्क बनाया, पनामा का ही बनाया, और फिर उसके ऊपर ये सेंट्रलिटी मेजर्स डिफरेंट अप्लाई कर रहे हैं, और हर सेंट्रलिटी मेजर से डिफरेंट कोई इंसाइट निकाल रहे हैं। तो ये चीज कर रहे हैं, हाँ यही जी, चीज लेकिन मतलब इनकी बात कर रहे फाइंडिंग हैं। ये थी कि ज़्यादातर जो सेंट्रलिटी मेजर्स हैं उनकी बेस पे जो हाईली रैंक नोड्स होती हैं वो इंटरमीडियरीज ही होती हैं। इनकी ये ये फाइंडिंग थी। सर इनकी क्या थी, सॉरी? इनकी ये फाइंडिंग थी जो इंटरमीडियरीज है, सेंट्रलिटी मेजर्स इंटरमीडियरीज को ज़्यादा हाई रैंक करते हैं। कोई सी भी सेंट्रलिटी मेजर कर लें तो? हाँ, सिर्फ जो इसके अंदर आई गेस इंफॉर्मेशन सेंट्रलिटी थी उसके रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट थे, बाकियों के तकरीबन एक ही जैसे रिजल्ट्स। तो इंटरमीडिएट तो हमारे पास नोड्स जो हैं वो और नेटवर्क्स में भी बन सकती हैं। तो हाँ, और नेटवर्क्स में भी फिर बन सकती उन हैं। फिर उन नेटवर्क्स के अंदर भी जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा हो रही हैं, हाई रैंक पे आ रही हैं सारे सेंट्रलिटी मेजर से। हो सकता है, इस तरह हो सकता है। तो इसके अंदर भी देखें, ये अगर पनामा लीक्स ना होते ना, डिस्क्लोज ना होते, तो आपके पास तो आपको पता ही नहीं चलना था कि किस बंदे ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पैसे जो है वो कहाँ कहाँ पे छुपाए हुए हैं। और वो क्यों नहीं पता चलना था? क्योंकि आपके पास डायरेक्ट वो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक ही नहीं है। वो बंदा डायरेक्ट जो है वो कहीं पे पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। वो अपने पैसे दे रहा है एक मिडल मैन को, एक इंटरमीडियरी को दे रहा है, वो आगे किसी और को दे रहा है, वो आगे किसी और को दे रहा है, और वहां से जाके किसी ऑफशोर कंपनी में है। वो ऑफशोर कंपनी का मालिक जो है वो किसी और नाम से रजिस्टर हुआ है। आप वहां पे जाके ऑफशोर कंपनी के को सर्च करेंगे, उनके बिजनेस को सर्च करेंगे, मालिकों को सर्च करेंगे, तो बिल्कुल कोई और लोग होंगे। ये तो अगर लीक्स ना होते तो आपको पता ही नहीं चलना था ना। लेकिन अगर आपके पास सम हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का आपके पास लिंक आ जाता है, ठीक है, और सोशल नेटवर्क आ जाता है जिसके अंदर ये चीज़ कैप्चर है, तो फिर शायद आप वो पूरा पाथ जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। या एक्सप्लिसिटली आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हो जाते हैं, जैसा पनामा लीक में हुए थे। ओके, आपके पास जो है वो ये था कि इस मेन इसके अंदर फाइंडिंग ये थी कि ज़्यादातर सेंट्रलिटी मेजर्स जो है वो आपके पास इंटरमीडियरीज को जो है वो हाई रैंक कर रहे थे, लेकिन देयर वर लाइक सर्टेन डिफरेंसेस। जैसे इंफॉर्मेशन सेंट्रलिटी जो है इट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। और एक जो इसके अंदर चीज़ थी वो शायद आपको बहुत सी एनालिसिस के अंदर मिले, वो ये कि जो आपके पास इलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, ये कोई आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रक्चर को जो है वो उस तरह फॉलो नहीं कर रहे होते, जिस तरह आप विजुअलाइज करते हैं या आप अपने जहन में आप सोचते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ होगी, आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपके पास ये इंसाइट्स देगा, तो वो आपको उस तरह के इंसाइट्स नहीं मिलते। ये आपके पास एक लिमिटेशन भी है काइंड ऑफ, और एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास ये है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मेजर्स जो है वो एक एस्पेक्ट को कवर नहीं कर रहे, एंड यू नो दैट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज देयर, it is real, right? But it is not being captured by any of the centrality measures. Then there is an opportunity that you come up with a new centrality measure जो आपके पास उस एस्पेक्ट को जो है वो कवर कर रहा हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है कि लाइक 2024 का पेपर है जिसके अंदर एक नया सेंट्रलिटी मेजर जो बहुत सिंपल सेंट्रलिटी मेजर सिर्फ ट्राइंगल्स को देख रहा है, ट्राइंगल सेंट्रलिटी, वो आपके पास आया है। तो सेंट्रलिटी मेजर्स पे तो काम हो रहा है, 100 साल से काम हो रहा है उसके अंदर, तो उससे भी ज़्यादा। तो फिर आपके पास लाइक नए मेजर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो देर इज ऑलवेज सम स्पेस फॉर रिसर्च, सम वैक्यूम, और एज अ रिसर्चर आपने उस चीज़ को जो है वो फिल करना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग?
एनालाइजिंग एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, इसके अंदर रिसर्चर्स ने जो है वो जो चाइना के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है उसको उन्होंने जो है वो स्टडी किया। तो चाइना हैज़ 144 सिटीज इनके अंदर एयरपोर्ट्स हैं जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। और उसके अंदर जो पेयर्स हैं वो आपके पास 1018 हैं जो कनेक्टेड सिटीज़ हैं। सो एवरी सिटी बिकम्स अ नोड, और एक सिटी से अगर दूसरी सिटी में फ्लाइट जा रही है तो दिस वुड बिकम एन एज। तो दिस इज फिगर फ्रॉम द पेपर। पेपर जो है वो उसका लिंक जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली सिटीज़ को दिखाया गया, और उसके अंदर जो एयर पैसेंजर जो वॉल्यूम है वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ सिटीज़ हैं जैसा आपके पास छोटी सिटीज़ है, ज़्यादातर आई गेस सिटीज़ जो है वो बस छोटी हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो उसमें ट्रैवल नहीं कर रहे उन सिटीज़ के थ्रू, बट देर आर लाइक सर्टन सिटीज़ जिसके अंदर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके अंदर इन्होंने एसएनए के डिफरेंट मेजर्स को जो है वो यूज़ किया। दे हैव यूज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज पाथ लेंथ, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हम लोग नोड लेवल पे भी ले सकते हैं। इन लोगों ने जो स्टडी किया है वो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट को ये ले गए हैं, हर नोड का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल के उसको एवरेज कर लिया, ठीक है। तो एवरेज क्लस्टरिंग कोफिशिएंट ऑफ द होल नेटवर्क, सो दे हैव ट्रीटेड दिस थिंग एज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और फिर जो मेजर्स, सेंट्रलिटी मेजर्स इन लोगों ने यूज़ किए, डिग्री क्लोजनेस बिटवीन आपके पास है सेंट्रलिटी मेजर्स, उनको इसने इन्होंने जो है वो यूज़ किया है। और जो इनकी मेन फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो डिग्री और क्लोजनेस है उनके रिजल्ट्स आपको जो है वो कंसिस्टेंट मिल रहे हैं। और जो इसके अंदर टॉप सिटीज जो है वो इन दोनों के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से भी क्लोजनेस के हिसाब से भी, आपको तकरीबन जो टॉप बड़ी सिटीज़ हैं वो आपको टॉप पे मिल रही हैं, और वो ईस्टर्न रीजन के अंदर क्लस्टर्ड है। तो ये अगर आप देखें ईस्टर्न जो रीजन है इसके अंदर जो नोड्स हैं वो आपके पास उनकी हाई डिग्री जो है वो आपको मिल रही है और हाई क्लोजनेस मिल रही है। और इसका देर आर रीजंस फॉर इट, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट जो चाइना का है फ्रॉम लाइक बिगिनिंग, फ्रॉम लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ड्यू टू पोर्ट्स इट हैज़ बीन मोर ओपन टू ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, और इसके अंदर जो है वो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो बेहतर है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन आपको पता है कि यहाँ पे फिर आपके पास काइंड ऑफ ईस्टर्न पार्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है, और वहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रेडिशनली भी देखा जाए तो सिर्फ आपके पास कुछ रूट्स निकलते हैं चाइना से। एक आई थिंक जो सेंट्रल एशिया से निकलता है, और एक फिर अभी जो काराकोरम से निकलता है, वो आपके पास हैं। बाकी आपके पास इतने ज़्यादा जो है वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। देन बिटवीन से जो इनकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसके अंदर यू गेट स्पेशल इनइक्वालिटी हाईलाइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब्स। तो इसके अंदर आपके पास वो नोड्स भी आपके पास, वो सिटीज भी आपके पास इसके अंदर हाईलाइट हो गई जो आपके पास डिग्री या क्लोजनेस से नहीं मिल रही थी। जिस तरह ईस्टर्न रीजन में आपके पास ये कुनमिंग है, और उची है, या ये आपके पास जो है काइंड ऑफ रीजनल हब्स हैं। तो अगर आपने ईस्ट में किसी एरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो मे बी आप किसी एक जगह से यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से फिर आप किसी दूसरे एरिया में जो है वो छोटे रीजन में जो जा रहे होंगे। तो बिटवीन से आपके पास इस तरह की नोट्स भी आपके पास जो है वो टॉप रैंक पे जो है वो आ जाती है। और रीजनल गेटवेज इन पेरिफेरल एरियाज, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और बिटवीननेस बेसिकली एक्ट्स एज वाइटल जियोग्राफिक कनेक्टर हब्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। तो जिस भी बिटवीननेस अगर किसी नोड की हाई है तो आप उससे ये ज्यूम कर सकते हैं कि उस रीजन के अंदर वो छोटे जो सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और फिर ये जो सेंट्रलिटी मेजर्स हैं तीनों के तीनों, ये अगर आपको हाई सेंट्रलिटी मेजर किसी सिटी का मिल रहा है तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे उस रीजन का जीडीपी भी हाई है, लोगों की इनकम वहाँ पे जो है वो आपके पास हाई है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपके पास जो पैसेंजर्स का वॉल्यूम है वो भी आपके पास ज़्यादा है।
ठीक है, तो आपके पास ये जो चीज़ है एयर ट्रांसपोर्ट को, जैसे अगर आपने मॉडल करना है तो यू कैन यूज सोशल नेटवर्क एनालिसिस फॉर मॉडलिंग इट।